नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौहान एजुकेशन इम्पॉस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 5 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। दोस्तों, इस चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है। ऑलरेडी हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, उसके टाइप्स और उन प्रोसेसेस के पीछे कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं वो पढ़ चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो में डेनुटेशनल प्रोसेस हमने पढ़ाई की थी। अब हम एक एक करके वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं वेदरिंग। वेदरिंग होता क्या है? Weathering is defined as mechanical disintegration and chemical decomposition of rocks through action of various elements of weather and climate. वेदरिंग होता है, कोई एक बड़ा सा रॉक है, ये कोई पहले बड़ा सा रॉक रहा होगा, अब इसका छोटे छोटे रॉक्स में डिसइंटीग्रेशन हो गया है। इसके बहुत सारे कारण हैं, कारण और एजेंट्स आगे ही इसी चैप्टर में अगली स्लाइड्स में देखेंगे हम कैसे ये सब होता है। ये वेदरिंग, ये छोटे छोटे रॉक्स में डिसइंटीग्रेट हो गया है, इसी को कहते हैं वेदरिंग। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है वेदरिंग के लिए? एक है टाइप्स ऑफ रॉक एंड स्ट्रक्चर, मतलब वो इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है। दूसरा है स्लोप। अगर मान लेते हैं कि एक है स्टीप स्लोप, जैसे कोई माउंटेन है ये, तो इसका स्लोप मतलब कि स्लोप बहुत ज्यादा है। और एक है जेंटल स्लोप, जैसे प्लेन एरिया में होता है जेंटल स्लोप, तो वेदरिंग यहाँ पे ज्यादा होगी। स्लोप वाले एरिया में वेदरिंग ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मटेरियल जो डिपॉजिट है वो थिन है, मतलब पतला है और अनकंसोलिडेटेड है, मतलब अभी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। वही प्लेन एरिया में क्या होता है कि ये मटेरियल बहुत थिक होता है, चौड़ा होता है, ये ज्यादा मोटी होती है चादर। ये सॉइल की चादर, रॉक की चादर मोटी होती है, तो ये जल्दी डिसइंटीग्रेट नहीं होती और ये कंसोलिडेटेड भी होती है, मतलब ओवर द ईयर्स बहुत लंबे समय से डेवलप भी हुई होती है, तो इसलिए भी इसकी वेदरिंग आसान नहीं होती। रेंज ऑफ टेम्परेचर, चाहे वो एनुअल हो या डायurnal हो। अब रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसे वेदरिंग को अफेक्ट करता है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा अगर वेरी करे, मतलब टेम्परेचर का रेंज बहुत ज्यादा हो, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में यहाँ का टेम्परेचर वेरी करता है, सर्दियों में चला जाता है, जैसे उत्तराखंड में चले जाए आप, हिमाचल में चले जाए आप, तो वहाँ पे बर्फ भी पड़ने लगती है, तो कभी कभी 0 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है सर्दियों में, विंटर में। और वही समर में, मतलब गर्मियों में चला जाता है टेम्परेचर 30 तक। तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर ये 30 डिग्री तक वेरी कर रहा है, 30 डिग्री तक वेरी कर रहा है। वहीं पे हमारे साउथ इंडिया में टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री के आसपास पूरे साल रहता है। तो ये बहुत ज्यादा जब वेरी करता है टेम्परेचर, और ये डेजर्ट्स में तो और होता है। डेजर्ट्स में तो रात दिन में ही टेम्परेचर लगभग 20 से 25 डिग्री का अंतर आ जाता है रात दिन में ही। तो इससे क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी करेगा, तो कोई मटेरियल होगा, तो अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो ये एक्सपैंड करेगा, ये एक्सपैंड करेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ये एक्सपैंड करेगा, और अगर टेम्परेचर कम है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा मटेरियल। तो रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन और इलोंगेशन के चलते ये मटेरियल पे स्ट्रेस आता है। तो मटेरियल की जो बॉन्डिंग होती है, जो मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग होती है, वो कमजोर होती है इस रिपीटेड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर से। टेम्परेचर जब ज्यादा वेरी करता है, इससे इरोजन, मतलब वेदरिंग इससे और ज्यादा बढ़ जाती है, रेंज ऑफ टेम्परेचर अगर ज्यादा हो तो ये ही कह रहा है रेंज ऑफ टेम्परेचर। प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब इसका केमिकल रिएक्शन, जैसे कोरोजन होता है, कोरोजन, ये क्या होता है? जैसे बारिश के मौसम में आप देखेंगे कि कोई रॉड अगर निकली हो छत पे अगर कोई रॉड निकली हो, तो उस पे जंग लग जाता है। वो क्यों लगता है? ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक प्रोसेस होता है, केमिस्ट्री में होता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन और वाटर के चलते ये एक्सपोज होता है, ऑक्सीजन और वाटर में रॉड, तो इसमें कोरोजन हो जाता है, तो इससे भी वेदरिंग होती है। फ्रॉस्टिंग। फ्रॉस्टिंग हम इसी चैप्टर में अगली स्लाइड्स में देखेंगे, फ्रॉस्टिंग क्या होती है अच्छे से देखेंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ये क्या है?
डीकम्पोजिशन, कोई रॉक है, कोई रॉक है तो या ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो इसमें जो बैक्टीरिया होती हैं, बैक्टीरिया ये क्या करती हैं, लगातार इस मटेरियल को डिकम्पोज करती हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं, डिकम्पोज करती हैं इसे, ये बैक्टीरिया। और बरोइंग एनिमल्स जैसे रैबिट हो गया, या ग्रेजिंग जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, ये जहाँ कहीं ये अगर पॉस्चर है, चरागाह है, तो यहाँ पे ये चरते हैं जब, तो इनके जो पैरों से, जो गाय और भैंस होती है, कैटल्स होती हैं, उनके पैरों से ये मिट्टी कटती है, तो इससे भी वेदरिंग होती है। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल है जो वेदरिंग के लिए। अब एक एक करके हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेदरिंग। टाइप्स ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग के टाइप्स क्या हैं? तो एक होता है फिजिकल, और इसी को मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला है प्रेशर रिलीज। प्रेशर रिलीज क्या है? यहाँ पे ये एक कोई पहाड़ी है या रॉक है कोई, इसके ऊपर पहले कुछ और मटेरियल रहा होगा, इसके ऊपर कोई और मटेरियल रहा होगा, ये मटेरियल ओवर द इयर्स हट गया है। ये मटेरियल जब हट गया है यहाँ से, अब ये यहाँ पे नहीं है, तो इसका प्रेशर, ये अब ये वाला प्रेशर, ये कुछ प्रेशर लगा रहा होगा इसके ऊपर, इस मटेरियल पे कुछ प्रेशर लगा रहा होगा ये वाला मटेरियल, अब ये हट गया है, तो ये प्रेशर भी यहाँ का कम हो गया है, तो ये जो रॉक है वो एक्सपैंड करेगी, ये एक्सपैंड करेगी, मतलब ये बढ़ेगी। अब प्रेशर हट गया है, जैसे बलून, कोई फुला हुआ बलून है, उसके ऊपर से आप हाथ हटा दें, रखे हैं आप और हाथ हटा दें उसके ऊपर से, तो वो बलून और एक्सपैंड हो जाता है। उसी तरीके से ये रॉक है, तो ये जब एक्सपैंड होगा, तो ये मटेरियल जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला जो ये पोर्शन होता है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ये टूट जाता है, ये टूट जाता है। अच्छा, तो दोस्तों वेदरिंग से रिलेटेड एक और बात बता दूं, ये वेदरिंग अगर होती है तो ये जो मटेरियल होता है, ये यहाँ पे सिर्फ डिसइंटीग्रेट होता है, ये सिर्फ टूटता है, यहाँ पे टूट गया है, ये यहाँ से अभी कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है, ये कहीं गया नहीं है, ये टूट के बस यहीं पे है, इसी को वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग सिर्फ मटेरियल के टूटने तक ही लिमिटेड है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व नहीं है या डिपोजिशन इन्वॉल्व नहीं है। वेदरिंग मतलब सिर्फ टूटना रॉक का होता है। चलिए अब देखते हैं, दूसरा है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या होता है कि अभी हमने पढ़ा रेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत हाई या टेम्परेचर बहुत कम हो गया, या तो ये डायोर्नल होता है, डायोर्नल हो गया, या फिर एनुअल हो गया, एनुअल। तो इन दोनों में से अगर कुछ भी है, तो रेंज ऑफ टेम्परेचर अगर ज्यादा है, टेम्परेचर कभी बहुत ज्यादा हो गया, कभी बहुत कम हो गया, तो इन मॉलिक्यूल्स पे, इसके मटेरियल के बॉन्डिंग पे वो स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आता है। तो ये क्या होती है, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग हो जाती है वीक, बॉन्डिंग वीक, इसलिए भी मटेरियल की वेदरिंग हो जाती है, तो इसे कहते हैं एक्सफोलिएशन। अब ये वीक हो जाएगी तो क्या होगा, ये मटेरियल की जब बॉन्डिंग कमजोर होगी, तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में ये भी टूट जाएगा, ऊपर टूट जाएगा ये, तो यही है एक्सफोलिएशन। फ्रॉस्ट वेज। अब ये क्या है फ्रॉस्ट वेज? ये कोई रॉक है, ये कोई रॉक है, ये पूरा पहले पूरा एक एज ए यूनिट एक रॉक होगा। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं किसी तरीके से इसमें एक क्रैक है, ये क्रैक है, तो होगा क्या कि इसमें बारिश होगी तो इसमें पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा। तो ये अभी तक क्या है कि ये जो क्रैक है ये इतना छोटा है, अब इसमें पानी भर गया है, पूरा पूरा पानी भर गया है। मान लेते हैं इसका टेम्परेचर रात में या ठंडी के मौसम में गिर गया, रात में या ठंडी के दिन में टेम्परेचर इसका गिर गया है, तो वाटर क्या होगा, वाटर हो जाएगा फ्रीज, वाटर हो जाएगा फ्रीज, ये बर्फ बन जाएगी पूरी ये। तो आप जानते हैं कि बर्फ की जो वॉल्यूम होती है, सेम अमाउंट का अगर वाटर लिया जाए, अगर उसे बर्फ बना दिया जाए, तो उसकी वॉल्यूम, आयतन बढ़ जाता है, वाटर की वॉल्यूम से ज्यादा हो जाता है ये वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ये जो रॉक्स है ना, ये रॉक्स
दोनों एक दूसरे से दूर की तरफ जाएंगी। ये बर्फ है, ये ढकेलेगा इसको, ये इधर की तरफ बर्फ ढकेलेगा इसको दोनों तरफ, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है तो ये दोनों की तरफ ढकेलेगा। अब जो ये इतना सा क्रैक था, ये क्रैक इतना बड़ा हो गया है। अब जब फिर दोबारा इतना बड़ा क्रैक हो गया, फिर इसमें पानी भरेगा, फिर इसमें पानी भरेगा, ये फिर फ्रीज होगा, फिर ये फ्रीज होगा जब, तो ये फिर एक्सपैंड करेगा। अब ये क्रैक और बड़ा हो जाएगा। ये प्रोसेस लगातार रिपीट होती रहती है, ये रिपीट होती रहती है। तो इस तरीके से मटेरियल, ये जो रॉक है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है ये, तो वेदरिंग हो जाती है उसकी। इसी को कहते हैं फ्रॉस्ट वेज, फ्रॉस्ट वेजिंग भी कहते हैं, फ्रॉस्ट वेज। ये जो क्रैक है ना, इसमें पानी घुस जाता है और ये लगातार क्रैक को और बड़ा करते रहता है। फिजिकल वेदरिंग में एनिमल एक्टिविटी कैसे है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि पाश्चर में जो वो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके पैरों से ये मटेरियल कटते रहता है, कटते रहता है। और कुछ रोडेंट्स भी होते हैं, रोडेंट्स जैसे चूहा हो गया, ये भी मटेरियल को काटता है, बिल बनाता है उसमें। तो ये हो गया एनिमल एक्टिविटी। ये सारी है फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग। अब देखते हैं केमिकल वेदरिंग। A weathering process which involves chemical reaction like solution, carbonation, hydration, oxidation, reduction called chemical weathering। मतलब वो वेदरिंग प्रोसेस जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। जैसे कौन सी केमिकल रिएक्शन, सॉल्यूशन बन गया, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व हो, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे सॉल्यूशन कैसे, सॉल्यूशन जैसे कास्ट टोपोग्राफी में, जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन वाटर के साथ मिलके कास्ट टोपोग्राफी में क्या होता है, सिंक बन जाता है, सिंक, सिंक। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में, अगला ही चैप्टर है वो। सिंक बन जाता है, या फिर डोलाइन, डोलाइन। तो ये सारे फीचर्स बन जाते हैं उस अर्थ के सरफेस पे, तो इसे कहते हैं सॉल्यूशन। कार्बोनेशन, ये रेन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके कार्बोनिक एसिड बनाती है, H2CO3, हाँ यही होता है शायद, कार्बोनिक एसिड बनाती है। ये कार्बोनिक एसिड लाइमस्टोन के साथ मिलके, लाइमस्टोन के साथ मिलके, या डोलोमाइट भी होती है, डोलोमाइट के साथ मिलके वेदरिंग करती है, वेदरिंग करती है। या वैसे भी जहाँ पे एसिड रेन होती है, एसिड रेन, एसिड रेन आपने सुना होगा, जैसे जहाँ पे बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो, SO2 रिलीज हो, या फिर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स रिलीज हो, वहाँ पे जब बारिश होती है तो रेन वाटर में कुछ एसिड्स जैसे H2SO4, H2SO4 और HNO3, ये सब एसिड है, ये वाटर में घुल जाते हैं। और जब वो बारिश होती है तो किसी मार्बल पे पड़ता है, जैसे आगरा में ताजमहल है, तो जब मार्बल पे ये पड़ेगा तो ये मटेरियल को डिके करता है, मटेरियल को डिके करता है, डिके करता है। तो ये हो गया कार्बोनेशन। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन में क्या होता है कि मटेरियल जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर देता है और स्वेल हो जाता है, मतलब वो फूल जाता है। जैसे आप किसी चने को वाटर में जब भिगोते हैं तो क्या होता है, इसका आकार बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसी तरीके से जब वाटर वाटर जब मिट्टी में घुल जाती है, सॉइल में घुल जाती है, तो इसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इससे भी इसके मॉलिक्यूल्स पे और उसके बॉन्डिंग पे स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस। तो इससे भी इनकी वेदरिंग होती है, मतलब वो कमजोर हो गया तो आसानी से टूट जाएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कोरोजन,
क्रोजन वही बताया ना, वाटर के प्रेजेंस में, वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई रॉड हो, स्टील की रॉड हो, तो क्या होता है कि ये जंग लग जाती है इस पे, ये पीला पीला लाल लाल सा एक इस पे, इसके लेयर पे, मतलब इसके सरफेस पे एक पीला पीला लाल लाल लेयर हो जाता है, इसी को कहते हैं कोरोजन। इससे भी वेदरिंग होती है। तो ये सारी केमिकल वेदरिंग के सब एग्जांपल्स हैं, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अब देखते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। हमने फिजिकल वेदरिंग देख ली, हमने केमिकल वेदरिंग देख ली, अब देखते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। वो सारे वेदरिंग प्रोसेसेस जो बायोलॉजिकल एजेंट्स को वेदरिंग में इन्वॉल्व करते हैं, वो बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। इसमें कौन कौन से हैं? प्लांट्स, रोडेंट्स, डिकम्पोजिशन। सबसे पहले देखते हैं प्लांट्स। प्लांट्स कैसे मटेरियल की या रॉक की वेदरिंग करते हैं। ये है रॉक, ये रॉक है और इसमें कोई पेड़ उग गया है, कोई पेड़ उग गया है इसमें। अब इसकी रूट्स हैं, ये इसकी जड़ें हैं। तो ये क्या करेंगी जड़ें? ये जड़ें अंदर जाएंगी और जहां जहां जाएंगी वहां वहां मटेरियल को ये क्रैक करेंगी। ये जड़ें जहां जहां जाएंगी मटेरियल में, वहां वहां क्रैक करेंगी ये रॉक को। आपने देखा होगा कोई पुराना घर हो तो कभी कभी क्या होता है कि दीवारों में बरगद का या पीपल का पेड़ उग जाता है। तो जब पेड़ उग जाता है तो दीवारों में क्या होता है कि ये जहां भी पेड़ उगेगा, मान लेते हैं यहाँ उग गया वो पेड़, यहाँ, तो यहाँ पे दरार आ जाती है। आपने देखा होगा, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो ये दीवार में हो गया और ये जमीन के अंदर होती है। तो प्लांट्स की जितनी रूट्स फैलेंगी उतना ही ज्यादा वेदरिंग होती है, उतनी ये मटेरियल, ये रॉक उतना ही टूटता है। तो इससे भी वेदरिंग होती है। इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग में प्लांट जो वेदरिंग करते हैं। ये आपने देखा होगा, पेड़ किसी घर पे उग जाते हैं। रोडेंट्स, रोडेंट्स मतलब चूहा हो गया, या रैबिट भी होते हैं, रैबिट। तो क्या करते हैं कि वो बिल बनाते हैं। ये रॉक हो गया, ये बिल बनाएंगे। अब बिल बनाएंगे तो यहाँ से मिट्टी काटेंगे, ये मिट्टी काट के बाहर ले जाके कहीं बिल के ऊपर बिछा देते हैं। तो ये मटेरियल यहाँ चला गया, तो ये भी वेदरिंग का कारण होता है। बारिश होगी, कभी कभी ये कोलैप्स भी हो जाती है ना, तो ये भी तोड़ते हैं। अब जैसे जैसे बिल बिल बनेगी तो ये अंदर तक पानी जाएगा, पानी जाएगा, हवा भी जाएगी। तो जैसे जैसे ये अंदर जाती है तो और वेदरिंग बढ़ती जाती है, और इससे सॉइल, आगे हम इसी चैप्टर में देखेंगे, सॉइल बनेगी, डेवलप होगा और सॉइल डेवलप होगी। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन जैसे ये रॉक है, यहाँ पे प्लांट है ये। तो जब इससे पत्तियां नीचे गिरेंगी, पत्तियां नीचे गिरेंगी, या कोई डेड एनिमल हो, कोई कोई डेड एनिमल हो, तो ये सड़ता क्यों है? जैसे होता है ना कि कुछ दिन बाद जब इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। वो होता क्या है कि वो डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। कैसे? कुछ बैक्टीरिया होती हैं, बैक्टीरिया या फंजाई, फंजाई, बैक्टीरिया फंजाई होते हैं, ये मटेरियल को लगातार डिके करते हैं। या तो डेड एनिमल को, या फिर ये प्लांट की जो लीव्स होती हैं, या इसकी माल ऑल टुगेदर, ये प्लांट ही गिर गया नीचे, तो इसके मटेरियल को ये डिके करते हैं और ये खाद बना देते हैं। ये ऑर्गेनिक खाद होती है। तो ये डिके हो जाता है और सॉइल और फर्टाइल हो जाती है, मतलब और उपजाऊ हो जाती है यहाँ की जमीन। तो ये कहता है, ये डिकम्पोजिशन, इस तरीके से वेदरिंग होती है। तो ये हो गई बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसके तीन एजेंट्स हैं, प्लांट्स, रोडेंट्स और डिकम्पोजिशन। तो उसमें कुछ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया और फंजाई, ये सारे हैं। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग, इंपॉर्टेंस क्या है वेदरिंग की। ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, सॉइल फॉर्मेशन। तो ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स तो हमने देख लिया, मतलब कि रॉक्स को कैसे ब्रेक करता है, ये तो हमने देख लिया। सॉइल फॉर्मेशन हम देखेंगे इसी चैप्टर में, अगली स्लाइड्स में कैसे देखेंगे कि, देखेंगे सॉइल कैसे बनती है, ये देखेंगे इसी चैप्टर में। इरोजन एंड मास मूवमेंट। इरोजन, अब वेदरिंग हो गई है,
ये टूट गया है, अब वेदरिंग हो गई है तो इसका इरोजन भी होगा, क्योंकि मटेरियल है तो कहीं उठा के इसको लेके जाएगा कोई, वाटर या विंड। तो ये इरोजन में भी हेल्प करती है वेदरिंग। टूट गया मटेरियल तो जाएगा ही। इसी की वजह से मास मूवमेंट भी आता है। हम इसी चैप्टर में अगली स्लाइड्स में देखेंगे मास मूवमेंट भी क्या होता है। तो ये दोनों देखेंगे, सॉइल फॉर्मेशन और मास मूवमेंट। डेप्थ ऑफ सॉइल, ये कैसे डिसाइड होती है सॉइल की डेप्थ? ये कोई रॉक है, अब वेदरिंग इसमें जितना ज्यादा नीचे होगी, प्लांट की रूट्स जितना ज्यादा नीचे जाएंगी, या कोई रोडेंट्स हो गया जितना नीचे जाएगा, किसी तरीके से अगर मतलब डीप वेदरिंग हो रही है बहुत ज्यादा नीचे, तो सॉइल उतनी डीप बनेगी। यही वजह है कि हमारे ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल रीजन में जैसे केरला हो गया, केरला और कर्नाटका, केरला और कर्नाटका, यहाँ पे पूरे साल बारिश होती है। पूरे साल बारिश होती है, तो क्या होता है कि वहाँ का टेम्परेचर हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है, यहाँ की हाई होती है। तो होता क्या है कि यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी हाई होती है, तो वेदरिंग भी डीप होती है ना। तो इससे क्या होता है कि सॉइल डीप होती है, बहुत गहरी होती है। और हमारे माउंटेन रीजन में क्या होता है, माउंटेन रीजन में टेम्परेचर माउंटेन रीजन में टेम्परेचर उतना ज्यादा होता नहीं है, और रेंज भी बहुत ज्यादा होता है, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होता है कि कम हो जाती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये जो सॉइल की डेप्थ है ये बहुत पतली रहती है, मतलब थिन रहती है, ये ज्यादा गहरी नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में सॉइल की डेप्थ बहुत ज्यादा होती है। मॉडिफिकेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, अब कोई कहीं पे रॉक है, बैरन रॉक है जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, और ये वेदरिंग के चलते वहाँ पे प्लांट्स आने लगे, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गई ना। यहाँ पे कोई एनिमल भी, कोई बैक्टीरिया नहीं रहती थी, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब बैक्टीरियल एक्टिविटी हो गई है, बढ़ गई, यहाँ पे एनिमल्स भी रहने लगे, तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ गए। कॉन्सेंट्रेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ पोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। कैसे? ये कोई रॉक है, तो पोर्स आ गए, मतलब कि छिद्र बन गए, जगह जगह पे छिद्र बन गए, किसी तरीके से वेदरिंग हो गई है किसी तरीके से, मतलब बहुत सारे एजेंट्स हो सकते हैं, हमने पढ़ा पहले। तो इनकी वजह से छिद्र आ गए। अब जब बारिश होगी तो क्या होगा कि यहाँ पे जो मिनरल्स होंगे, मान लेते हैं एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये वाटर के साथ घुल के, ये छिद्र के सहारे, पोर्स के सहारे आके कहीं पे इकट्ठा होने लगेंगे। और कुछ मिलियन साल बाद जब यहाँ पे खुदाई होगी, माइनिंग होगी, तो ये मटेरियल मिलेंगे। यही कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, तो ये मिलेंगे मिनरल्स। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। अब देखते हैं मास मूवमेंट। हमने डेन्यूलेशन में क्या देख लिया, वेदरिंग देख ली, इरोजन देख लिया। अब देखते हैं मास मूवमेंट। मास मूवमेंट इज मूवमेंट ऑफ weathered material under the direct influence of gravity with or without assistance of air and water। मतलब ये मास मूवमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वाटर वाटर और विंड की असिस्टेंस, मतलब हेल्प की जरूरत पड़े। ये ग्रेविटी अकेले काफी है मास मूवमेंट कराने के लिए। ग्रेविटी, हो सकता है कि वहां पे हवा पानी इन्वॉल्व भी हो, वाटर और विंड इन्वॉल्व भी हो, लेकिन ग्रेविटी को उसकी भी जरूरत नहीं है, वो खुद ही कर लेगी, मास मूवमेंट करा लेगी। तो ये यही कह रहा है। इसमें भी दो टाइप की मास मूवमेंट होती है, एक होती है स्लो और एक होता है रैपिड, तेज। तो स्लो वाला पहले देखते हैं। स्लो में होती है क्रीप। ये वेदर्ड मटेरियल होता है,
जो एक स्लोप के अलोंग मूव करता है डाउन द स्लोप। तो मतलब कोई ये हिल रही होगी, कोई ये हिल है, तो पहले क्या है कि ये जो रिब्स बनी है ना, रिब्स, ये आप देख सकते हैं, ये रिब्स, ये ढलान की वजह से ढलान की वजह से मतलब ग्रेविटी इस पे एक्ट कर रही है, तो ढलान की वजह से ये मटेरियल ये नीचे आ रहा है। और इसमें देखिए किसी वाटर और किसी और विंड एजेंट की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ही नीचे आ रहा है ग्रेविटी की वजह से। तो ये एक रिब्स बन गई है, ये ये सारी रिब्स। और ये बहुत डिफिकल्ट होता है इसको नोटिस करना, मतलब ये आसानी से दिखेंगे नहीं। ये ओवर द इयर्स मतलब 5 साल 10 साल में, 10 साल में आप इसको नोटिस कर पाएंगे। कभी कभी आप देखेंगे गाँव में तो ज्यादातर दिख जाएगा ये, कहीं कोई मान लेते हैं हाईलैंड है, मतलब कहीं ऊंचाई पे कोई पेड़ ओड़ हो, तो कुछ इस तरीके से अगर कोई मिट्टी हो, कोई टीला हो, और पेड़ यहाँ पे उग गया, पेड़, तो जब पेड़ छोटा होता है, पौधा होता है ये, तो ये तो सीधे दिखेगा। लेकिन अगर 5-10 साल बाद ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से टिल्ट हो जाता है। ये ये जड़ यहाँ पे टेढ़ी हो जाती है। वो इसलिए होती है कि प्लांट की टेंडेंसी होती है सीधे जाने की। अब ये मटेरियल धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो जैसे जैसे नीचे आता है, लेकिन प्लांट को सीधे जाना है, तो ये नीचे आती है, सीधे जाता है, इसलिए यहाँ पे ये टिल्ट आ जाती है। तो ये आप देख सकते हैं आसानी से, इसी को कहते हैं क्रीप। क्रीप मतलब धीरे धीरे होना होता है। सॉलिफ्लक्शन, जब कोई मटेरियल जब मटेरियल वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और वो स्लोप पे फ्लो होने लगे, तो उसे कहते हैं सॉलिफ्लक्शन। मतलब मटेरियल मटेरियल प्लस वाटर मिल गया और वो मूव कर रहा है नीचे स्लोप के अलोंग, तो इसे कहते हैं सॉलिफ्लक्शन। आप ये देख सकते हैं आसानी से, ये दिख रही है, ये मटेरियल ही है, वाटर के साथ मिक्स होके नीचे आया है। ये ज्यादातर फीचर आपको देखने को मिलेगा ग्लेशियल रीजन में ग्लेशियल रीजन में आपको देखने को ज्यादा मिलेगा, इसे कहते हैं सॉलिफ्लक्शन। अब देखते हैं रैपिड मूवमेंट्स। रैपिड मूवमेंट्स में तो एक होता है लैंडस्लाइड। ये तो अपने उत्तराखंड हिमाचल में बहुत कॉमन है, एकदम कॉमन है। आपको हर 1 किलोमीटर पे, या 400-500 मीटर पे आपको एक लैंडस्लाइड का मतलब एरिया मिल जाएगा हर मतलब कि 400-500 मीटर पे। तो इसमें क्या होता है कि मतलब यहाँ की मटेरियल अनकंसोलिडेटेड होती है, बहुत नई होती है, और ढलान ज्यादा होती है, और अचानक से बारिश हो गई, अचानक से बहुत तेज बारिश हो गई कम टाइम में ज्यादा, तो क्या होगा कि वाटर की वजह से सेचुरेट हो जाएगी सॉइल, और अचानक से ये नीचे आ जाती है, पूरी मटेरियल एक साथ नीचे आ जाती है, तो ये पूरा टूट के बिखर जाता है, रोड ब्लॉक हो जाता है पूरा। इसको कहते हैं लैंडस्लाइड। अर्थ फ्लो, ये कुछ लैंडस्लाइड की तरह ही है, लेकिन ये जो मटेरियल का पार्ट है, ये रॉक का जो पार्ट है, ये पूरा एज ए यूनिट मूव करता है। इसमें तो क्या है ना कि पूरा बिखर गया है, पेड़ कहीं और टूट के चले गए, पत्थर ये मिट्टी कहीं और आ गई, और कुछ पत्थर कहीं और नीचे गए होंगे, इधर उधर। लेकिन इसमें अर्थ फ्लो में क्या होता है कि अर्थ का एक पूरा पार्ट एज ए यूनिट मूव करता है धीरे धीरे नीचे। सॉरी, धीरे धीरे नहीं आता है, बहुत तेज आती है, तो ये अर्थ फ्लो होता है एज ए यूनिट, मतलब एक यूनिट है ये, यही मूव कर रही है पूरी नीचे, इसे कहते हैं अर्थ फ्लो। मड फ्लो, जब सॉइल वाटर से सेचुरेट हो जाती है, अनकंसोलिडेटेड सॉइल जब वाटर से सेचुरेट हो जाती है, तो ये ऐसे कुछ बह जाती है। अब सेचुरेट होने का मतलब क्या होता है कि सॉइल में पानी आते गया पानी सोखते गई सॉइल। अब एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि ये सॉइल अब पानी और ज्यादा सोख नहीं सकती, मतलब ये और पानी रिटेन नहीं कर सकती। तो होता क्या है कि ये पूरा मटेरियल अब नीचे बह के आ जाएगा, इस स्लरी की तरह बिल्कुल नीचे आ गया। इसको कहते हैं मड फ्लो। रॉक स्लाइड, रॉक स्लाइड ग्रेविटी की वजह से, जो अगर वेदर रॉक है,
हिल पे, वेदर्ड रॉक है, ये टूटा फूटा रॉक है, तो ग्रेविटी की वजह से किसी भी टाइम पे नीचे आ सकती है, तो ये रॉक स्लाइड होता है। अब ये रोड है, रोड बन जाते हैं पहाड़ों में, तो जब बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं तो वाइब्रेशन होती है। जब वाइब्रेशन होगी तो यहाँ पे भी वाइब्रेशन जाएगा, और इसकी वजह से ग्रेविटी एक्ट कर ही रही होती है, ये पूरा रॉक नीचे चला आता है। एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं इससे, हिली एरिया में। अब देखते हैं कि ये नॉर्थ इंडिया में, मतलब हिमालय में, नीलगिरी के कंपैरिजन में ये लैंडस्लाइड ज्यादा क्यों आते हैं, मतलब ऐसा क्यों होता है कि नीलगिरी से ज्यादा हिमालय में लैंडस्लाइड आती है। तो इसके कुछ रीजन है। जैसे हिमालय टेक्टोनिकली एक्टिव है। टेक्टोनिकली एक्टिव मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं। अर्थक्वेक बहुत फ्रिक्वेंट होता है। क्यों? ये जो ग्रेटर हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय हो गया, इसके बाद मिडिल हिमालय, उसके बाद शिवालिक। तो इन हिल्स के बीच में, पहाड़ियों के बीच में क्रस्टल फॉल्ट्स हैं। क्रस्टल फॉल्ट्स मतलब क्रस्ट, यहाँ पे क्रस्ट में क्रैक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। तो अब हमेशा भूकंप आता रहेगा तो वहाँ की सॉइल क्या डेवलप होगी? वो तो लैंडस्लाइड आएगा ही, वाइब्रेशन आएगा तो लैंडस्लाइड होगी ही। दूसरा है कि हिमालय सेडिमेंट्री रॉक से बना है और अनकॉन्सोलिडेटेड है। सेडिमेंट्री मतलब बहुत सालों तक ये बहुत सालों तक ये मटेरियल डिपॉजिट हो गया, तो कुछ मिलियन साल बाद ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है एक लिथिफिकेशन, हम आगे पढ़ेंगे इसे। लिथिफिकेशन एक प्रोसेस होता है। ये मटेरियल एक दूसरे से सीमेंट हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं, और लिथिफिकेशन हो जाता है, तो यही बनाता है सेडिमेंट्री रॉक। और ये अनकॉन्सोलिडेटेड होती है, मतलब अभी नई है, अभी तैयार ही हो रही है, मतलब बहुत बहुत मेच्योर नहीं है, तो इसकी वजह से भी लैंडस्लाइड आती है। थोड़ी सी बारिश होगी कम टाइम में तो लैंडस्लाइड आ जाएगी। स्लोप इज स्टीप, मतलब जो इसका स्लोप है, हिमालय का स्लोप है, बहुत तीखी ढलान है, बहुत तीखी, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। लगभग 6-6 हजार 7-7 हजार मीटर की तो इनकी ऊंचाई होती है, और ढलान बहुत तीखी होती है। जबकि वहीं नीलगिरी पे आप जाएंगे तो वहाँ की लगभग 2 हजार से 3 हजार, ये मैक्सिमम आपको हाइट मिलेगी, मैक्सिमम हाइट मिलेगी पीक की। तो इसकी वजह से भी इस तीखी ढलान की वजह से भी लैंडस्लाइड आती है। रेंज ऑफ टेम्परेचर, हिमालय में कभी कभी टेम्परेचर -10 चला जाता है, और गर्मी विंटर के सीजन में, और गर्मियों के सीजन में ये टेम्परेचर चला जाएगा 30, कभी कभी 35 भी चला जाएगा। ये तो रेंज ऑफ टेम्परेचर हो गया इनका, मतलब 40-40 डिग्री की रेंज होती है इनकी। नीलगिरी में 25 के आसपास टेम्परेचर हमेशा बना रहता है। तो जब रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा है हिमालय में, इसकी वजह से जो मटेरियल पे स्ट्रेस होता है, ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड को वीक कर देता है। तो वेदरिंग ज्यादा होती है इसकी वजह से, और वेदरिंग ज्यादा होगी तो ग्रेविटी की वजह से लैंडस्लाइड भी ज्यादा होती है। तो ये हमारे कुछ 3-4 रीजन है। यही रीजन है कि नॉर्थ इंडिया में, मतलब हिमालयाज में बहुत सारे लैंडस्लाइड्स आते हैं, नीलगिरी में या वेस्टर्न घाट्स में नहीं आते, मतलब कम आते हैं, उधर भी आते हैं पर कम आते हैं। अब देखते हैं इरोजन। इरोजन इन्वॉल्व्स एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिज। मतलब ये इरोजन क्या करता है, ये रॉक डेब्रिज को एक्वायर करता है, मतलब उठाता है, और ट्रांसपोर्ट करता है, कहीं ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह पर डिपॉजिट कर देगा। तो मतलब इरोजन क्या होता है, यहाँ से मटेरियल उठाया और उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ये होता है इरोजन। और इसके एजेंट्स क्या है, मतलब कौन कौन से एजेंट्स हैं जो इरोड करते हैं, इरोजन करते हैं? विंड हो गया, रनिंग वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, वेव्स हो गई, ग्लेशियर्स हो गए। ये आने वाले इसके अगले वाले चैप्टर में ही इनको बहुत हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगला वाला चैप्टर ही इन्हीं पे, मतलब इन्हीं के बारे में है। टाइप्स ऑफ इरोजन क्या है? एब्रेशन, मतलब कोई रॉक है और ये हवा चल रही है, एब्रेशन विंड में ही होता है, विंड में एब्रेशन, हवा चल रही है। अब यहाँ पे लगातार हवा स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, ये मटेरियल कुछ इरोड हो जाएगा, कुछ इरोड हो जाएगा यहाँ से।
तो इसे कहते हैं एब्रेशन। कोरोज, ये दोस्तों कोरोजन है, ये है यहाँ पे कोरोजन। यही एब्रेशन वाटर में कोरोजन होता है, कोरोजन है ये कोरोजन। वाटर क्या करती है, अपने साथ मटेरियल को काटती है, जैसे नदी, नदी काटती है। अगर नदी अभी यंग स्टेज में है तो वी शेप की वैली बनाती है, गॉज बनाती है। और अगर मेच्योर स्टेज में है तो ये मतलब यंग स्टेज में नीचे की तरफ काटती है और मेच्योर स्टेज में ये लेटरल इरोजन करती है, मतलब ये दोनों तरफ किनारों पे काटती है। तो उसी की बात हो रही है। एट्रिशन, ये साइज छोटे हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से दो पार्टिकल के। ये पार्टिकल है, एक पार्टिकल, ये दोनों एक दूसरे से जब टकराएंगे तो फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, घर्षण होगा तो ये पार्टिकल छोटे हो जाएंगे, तो एट्रिशन हो गया। कैविटेशन, एक्सप्लोजन ऑफ बबल्स कॉज शॉक वेव्स। कोई ये समंदर है ये, और यहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट है, तो जब ये लगातार वेव्स इसको हिट करती हैं, और जब हिट करती हैं तो कुछ काटती हैं मटेरियल, और जब ये मटेरियल कट जाता है तो एक यहाँ पे क्या होता है कि अंदर कैविटी की तरह बन जाती है। अब ये जब पानी दोबारा जब आएगा, वेव्स जब दोबारा आएंगी तो यहाँ पे हवा भर जाएगी। जब यहाँ पे जब ये वाटर का फोर्स लगेगा इस पे, तो ये बबल जो बना है हवा का, ये कोलैप्स होगा, ये कोलैप्स होगा, ये फूटेगा। तो ये शॉक इसके आसपास के एरिया में जाएगा, मटेरियल पे जाएगा। अब जब मटेरियल पे जाएगा तो ये टूटेगा, फिर मटेरियल टूट जाएगा, तो इसकी वजह से केव भी बन जाती है, कैविटेशन होती है, यही इसी की बात हो रही है। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन होता है जैसे डेजर्ट में तो ये बहुत ज्यादा होता है, सैंड डेजर्ट में। हवा आई और यहाँ से कुछ सैंड का मटेरियल उठा के लेके चली गई, तो ये कुछ डिप्रेशन यहाँ पे बन जाते हैं, यही होता है डिफ्लेशन। प्लकिंग ग्लेशियर्स की वजह से होता है। कोई हिल है, यहाँ पे ग्लेशियर है, तो जो ये वाला मटेरियल है, ये वाला मटेरियल, ये ग्लेशियर्स लेके नीचे आती है, तो इसको प्लकिंग कहते हैं। प्लक मतलब तोड़ना होता है, तो ये मटेरियल को तोड़ के ग्लेशियर नीचे लेके आ जाता है, तो कुछ रॉक ऐसे हो जाता है। ये यहाँ पे इरोजन हो गया, तो ये है इरोजन। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल बनता कैसे है, सॉइल होता है क्या, पहले ये देख लेते हैं। सॉइल इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल विच प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर वेजिटेशन, है ना। तो ये मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जैसे डिकम्पोज मटेरियल ऑफ डेड लीव्स और डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स, तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया। इनऑर्गेनिक जैसे मान लेते हैं कि आयरन हो गया, है ना, फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गए, और इसी का मिक्सचर होता है, ये मिक्सचर होता है सॉइल। और ये क्या करता है, वेजिटेशन मतलब प्लांट्स को वाटर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं ये सॉइल बनती कैसे है। वेदरिंग ऑफ रॉक, मतलब रॉक वेदर हो गया, ये कुछ रॉक टूट गया, ऐसे रॉक टूटा है। अब इसका ट्रांसपोर्ट होगा और डिपोजिशन हो गया, कहीं जाके इधर डिपॉजिट हो जाएगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा। जब ये डिपॉजिट हो जाएगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये कुछ यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया और इंफीरियर प्लांट्स आ जाएंगे। कुछ बैक्टीरिया आएंगी तो ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी करेंगी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी करेंगे, जैसे डिकम्पोजिशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। और कुछ इंफीरियर प्लांट्स जैसे मॉसेस और लाइकेंस आएंगे, तो वो भी कुछ डेड मटेरियल प्रोवाइड करेंगे इस रॉक को। अच्छा, ये बैक्टीरिया यहाँ भी हो सकती हैं और ये इंफीरियर प्लांट्स यहाँ भी हो सकते हैं, तो ये प्रक्रिया यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी। तो जब ये कुछ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तो ये इसे कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस मतलब डिकम्पोज मटेरियल होता है। अब जब डिकम्पोज मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा तो यहाँ पे कुछ माइनर ग्रासेस मतलब कुछ घास भी आ जाएंगे, उसके बाद लाइकेंस और ये मोसेस के बाद कुछ घास भी आ जाएंगे, बुशेस मतलब छोटे छोटे प्लांट्स भी आ जाएंगे, और इन सब के बाद छोटे छोटे प्लांट्स और माइनर ग्रासेस के बाद ट्री आ जाएंगे, बड़े बड़े पेड़ पौधे आ जाएंगे फिर यहाँ पे, है ना। और जब बड़े बड़े पेड़ पौधे आ जाएंगे तो इनकी जो रूट्स होंगी ये रॉक को डिसइंटीग्रेट करेगी, जैसे हमने अभी पढ़ा है। अब जब ये डिसइंटीग्रेट करेंगी तो जब बारिश होगी, बारिश होगी तो इसमें पानी जाएगा अंदर, सीप करके जाएगा अंदर,
ये जहाँ भी डिसइंटीग्रेशन हुई, जहाँ भी रॉक टूटा है फोर्स में, और हवा भी जाएगी। अब जब हवा पानी दोनों, हवा जाएगी तो ऑक्सीजन भी जाएगा। अब हवा पानी दोनों मिल रहा है तो ये रॉक सॉइल में बदल जाएगी। ये लंबा प्रोसेस होता है, ये बहुत टाइम लेता है, तो ये सॉइल हो जाएगी। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल। जो सॉइल बनने में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। पेरेंट मटेरियल, मान लेते हैं कि कौन सा पहले मटेरियल था। पेरेंट मटेरियल क्या है, मतलब पहले यहाँ पे कौन सा रॉक था जो वेदर हुआ है, डिसइंटीग्रेट हुआ है। तो पेरेंट मटेरियल डिसाइड करता है टेक्सचर, मतलब इसके कण, जो सॉइल है इसके कण छोटे हैं कि इसके कण बड़े हैं, ये पार्टिकल ये डिसाइड करता है। और उसका स्ट्रक्चर भी डिसाइड करता है। इसमें कौन कौन से मिनरल है, जैसे आयरन है कि नहीं, पोटेशियम है कि नहीं, क्या क्या केमिकल है उसमें, और उनका कॉम्पोजिशन क्या है, कौन ज्यादा है कौन कम है, ये डिसाइड करता है हमारा पेरेंट मटेरियल। जैसे अगर कोई क्वार्ट्जाइट है, क्वार्ट्जाइट, इस मटेरियल से अगर कोई सॉइल बनेगी तो सैंडी सॉइल होगी, सैंडी सॉइल। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी में क्या है, ये डिसाइड करती है सॉइल की थिकनेस, सॉइल कितनी मोटी है ना। जैसे माउंटेन पे जो सॉइल होती है, माउंटेन पे जो सॉइल होती है वो पतली होती है, पतली होती है। वही प्लेन में जो सॉइल होती है थिक होती है, मोटी होती है ना। तो ये टोपोग्राफी की बात कर रहा है ये। वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, ड्रेनेज अगर सिस्टम बहुत अच्छा है, डेवलप है, तो सॉइल और मतलब थिक होगी। सनलाइट कितना ज्यादा है, सनलाइट जितना ज्यादा होगा गर्मी उतना ज्यादा होगी, उतना ही बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी तो डिकम्पोजिशन भी ज्यादा होगा, डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा तो और सॉइल और डेवलप होगी, और मिनरल्स आएंगे उसमें, और ह्यूमस आएगा। तो यही टोपोग्राफी की बात हो रही है। क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या क्या कंट्रोल करता है। क्लाइमेट मॉइस्चर कंट्रोल करता है, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश कंट्रोल करता है, मॉइस्चर मतलब नमी कंट्रोल करता है, इवेपोरेशन वाष्पन कितनी हो रही है, ह्यूमिडिटी, और वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना वेरिएशन है ये डिसाइड करता है। तो इन ये भी करती है सॉइल को, और बहुत ग्रेटली इम्पैक्ट करती है। जैसे मान लेते हैं कि ये बहुत हाई प्रेसिपिटेशन वाला रीजन है, मतलब टेम्परेचर यहाँ बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज्यादा होगा, बारिश बहुत ज्यादा होगी। ये बारिश हो रही है यहाँ पे। तो जब बारिश ज्यादा होगी तो यहाँ पे जो मिनरल्स होंगे, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, सिलिका हो गया, यहाँ पे जो जितने भी होंगे मिनरल्स, वो बारिश के पानी के साथ साथ मतलब पिघल के नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, तो लगातार पानी मतलब सीप ही हो रहा है, अंदर नीचे जा ही रहा है, फोर्स फोर्स से होके, मतलब छिद्र से होके नीचे जा ही रहा है। तो यहाँ का जो एल्यूमिनियम या फिर आयरन या कुछ भी हो, कॉपर, जो भी मिनरल्स है या सिलिका, वो यहाँ पे नीचे आके इकट्ठा हो गए। तो यहाँ का जो मिनरल चाहिए प्लांट्स के लिए, वो आके यहाँ इकट्ठा हो गए। इसी को कहते हैं लीचिंग, यही होती है लीचिंग। और जहाँ पे लीचिंग होती है वहां पे बनती है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल वहां होती है जहाँ पे ह्यूमिड टेम्परेचर ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, है ना। जैसे अपना साउथ इंडिया में बहुत सारे रीजन है, हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि लेटेराइट सॉइल क्या होती है। ये लीचिंग से होती है, और ये लीचिंग होती है, लीच हो गई पूरी, ये मिनरल्स आके नीचे इकट्ठा हो गए। और मान लेते हैं कि इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब कि वाष्पन ज्यादा हो रहा है, इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, ये यहाँ का पानी नमी वाष्प बन के ऊपर जाएगी। तो जब वाष्प बन के ऊपर जाएगी तो यहाँ पे जो पोर्स होते हैं, सॉइल में, मिट्टी में कुछ पोर्स होते हैं, मतलब छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले। तो एक कैपिलरी एक्शन होता है, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे शायद, कैपिलरी कैपिलरी एक्शन एक होता है। उसमें क्या होता है कि ये नीचे का पानी ऊपर जाता है कैपिलरी से होके, कैपिलरी से होके नीचे का पानी ऊपर जाता है। अब ये इवेपोरेशन लगातार हो रही है, पानी ऊपर जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो जो ये मिनरल अभी तक यहाँ डिपॉजिट थे, या यहाँ पे इस स्ट्रेटा में थे मटेरियल, जो मिनरल्स थे,
कोई भी मिनरल्स हो सकता है, जैसे पोटेशियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, या सिलिका हो सकती है। अभी तक यहाँ था, वो आके जब पूरी पानी इवेपोरेट हो जाएगी तो पूरा मटेरियल यहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा। ये सफेद सफेद जो दिख रहा है ना, ये सफेद सफेद, ये इकट्ठा हो जाएगा। ये यहाँ भी इकट्ठा हो सकता है, कहीं भी इकट्ठा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट है, ये तो आके यहाँ पे इकट्ठा हो गया, पानी ऊपर इवेपोरेट हो गई, तो इससे बनता है हार्ड पैन सॉइल। हार्ड पैन सॉइल। अब देखते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है ऑर्गेनिक मटेरियल। बायोलॉजिकल एक्टिविटी से ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है सॉइल को। कैसे? मटेरियल लिव्स है ये, या कोई एनिमल हो गया, इससे फंजाई या बैक्टीरिया बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे, इसे डिकम्पोज करेंगे तो ये मिनरल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ऑर्गेनिक मिनरल में, और ये सॉइल को एनरिच करेगा, फर्टाइल करेगा। अब वाटर रिटेंशन भी इससे बढ़ती है। कैसे वाटर रिटेंशन कैसे बढ़ेगी? बायोलॉजिकल एक्टिविटी से प्लांट्स की रूट्स जितना नीचे जाएंगी उतना पोर्स जनरेट करेंगी, या कोई और रोडेंट है, चूहा हो गया, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है जैसे केचुआ हो गया, वो आया तो ये छिद्र बन गया, तो पानी इससे नीचे जाएगा और वाटर कैपेसिटी, रिटेंशन कैपेसिटी सॉइल की बढ़ेगी, तो सॉइल उतनी ही मेच्योर होती जाएगी। नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी काम आती है। एक होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग कैसे होती है, एक बैक्टीरिया होती है राइजोबियम। राइजोबियम होती है, एक बैक्टीरिया होती है ये। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती है। आप हम जानते हैं कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% है, लेकिन फिर भी 78% है, फिर भी हमारे प्लांट्स वो नाइट्रोजन यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर से, इसलिए इनको पहले फिक्स करती हैं राइजोबियम, और भी बैक्टीरिया होती है, ये फिक्स करती हैं, उसके बाद प्लांट उसको यूटिलाइज करते हैं। नाइट्रोजन अगर सॉइल में बढ़िया है तो सॉइल फर्टाइल होती है। यही वजह है कि हमें नॉर्थ इंडिया में यूरिया देखने को बहुत मिलता है। यूरिया क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसमें 46% नाइट्रोजन ही होता है, और हमारी इंडिया की सारी पूरी जितनी भी सॉइल है नाइट्रोजन डिफिशियंट है। नाइट्रोजन डिफिशियंट है, मतलब इनमें नाइट्रोजन की कमी है, इसलिए हमें यूरिया देनी पड़ती है। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब वही डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। उसमें मिनरल्स इधर से उधर लेके जाते हैं, जो एनिमल्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। टाइम सफिशियंट, ये टाइम है दोस्तों। सफिशियंट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मेचुरेशन ऑफ सॉइल। मतलब एक सॉइल को मेच्योर होने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। मतलब टाइम जितना ज्यादा होगा, मेच्योरिटी सॉइल की उतनी ज्यादा होगी, उतनी डेवलप होगी, उतनी फर्टाइल होगी। तो दोस्तों ये था हमारा पांचवा चैप्टर। पांचवा चैप्टर हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है। इसमें अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। एनसीईआरटी से ज़्यादा हमने इसमें अच्छे से पढ़ाई की। एनसीईआरटी का कंटेंट बहुत छोटा था, लेकिन मैंने इसमें बहुत सारे और मटेरियल ऐड किए हैं, इससे बहुत एनरिच हो गया है। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई अगर सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उस पर काम किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।